हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुहॉलिक एकेडमी में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 10 जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो जारी किया गया मॉडल पेपर है, उसका सारा सॉल्यूशन आपको इस चैनल में दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो टर्म 1 40 मार्क्स का और टर्म 2 40 मार्क्स का होने वाला है, और जो टर्म 2 होने वाला है ये आपका लिखित होगा, जो 3 सेक्शन में आपको बांट दिया गया है। सेक्शन ए में कुल 7 प्रश्न होने वाले हैं, उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, और सेक्शन बी में पुनः 7 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के अधिकतम 50 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा, जो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का निर्धारित होगा। सेक्शन सी में कुल 5 प्रश्न होंगे, और उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का अधिकतम 100 शब्दों में उत्तर देना होगा, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 5 अंक निर्धारित करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन कितना विद्युत आवेश होता है। तो इसका सिंपल सा उत्तर होगा कि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन पे आवेशों की जो संख्या होती है वो 1.6 10 पे पावर -19 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, और इसे विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है, वो धातु का नाम है पारा, जिसको सिंबल के रूप में मरकरी कहा जाता है, और ये कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2। अगर यहाँ पे एल्केन का बात करता तो CnH2n+2, अगर एल्कीन का बात करता तो CnH2n होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एक जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ का मतलब ये हो कि जो आसानी से मिट्टी में मिल जाए, जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब कि आसानी से मिट्टी में नष्ट हो जाए। जैसा कि आप देखिए रहेंगे कागज़, लकड़ी, सूती कपड़ा, जो आसानी से सड़ने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। उत्पादन अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? यहाँ पे उत्पादन का मतलब है पेड़ पौधे। तो आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधे ऊर्जा के लिए जल, जो वो जल के द्वारा, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से, और क्लोरोफिल जो पत्ते में होता है, तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया कि उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहता है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। तो इसे कम से कम आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए तथा किसी परिपथ में धारा की गणना कीजिए यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे गुजरता है। तो इसका सीधा सा 1 एम्पियर की परिभाषा होता है कि जब भी किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा कि I = Q/T। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल था कि परिपथ में धारा की गणना करें। जैसा कि आपको दिया गया है कि आवेश की मात्रा 500 कूलम है तथा समय आपको 10 मिनट दिया गया है। तो आवेश निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि I =
Q/T, I बराबर Q/T। ये सबसे बेस्ट फार्मूला इसको निकालने के लिए, एक ही फार्मूला है, बेस्ट क्या है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, टाइम को जो 10 मिनट में दिया गया है उसको पहले सेकंड में बदल लीजिए। तो 60 से गुना करने पे ये क्या हो गया, सेकंड में परिवर्तन हो गया। अब Q के जगह पे 500 और समय के जगह पे 600 रखने पर ये कट के आपका उत्तर 0.83 एम्पियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस तरह परिवर्तित होता है। तो उसका उत्तर होगा कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध उसका घट जाता है, जबकि जब क्षेत्रफल में उसके कमी होता है तब प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब हो गया कि जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी को पढ़ते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर होगा कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ के गुण पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो उसका उत्तर है कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये गर्म होने पर भी जल्दी पिघलता नहीं है। अगर ये शुद्ध धातु का बना होगा तो ये जल्दी ही पिघल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। हितैषी का मतलब है कि जो पर्यावरण के हित में हो। तो आपका ये उत्तर रहेगा कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्नलिखित है। पहला, प्लास्टिक के थैले के स्थान पर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना। दूसरा, गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का उपयोग ज़्यादा करना। और तीसरा, हर जगह कूड़ा कचरा नहीं जमा करना। इसका मतलब सीधा साधा है कि आपको पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा कदम उठाने में सक्षम है। तो आप स्टूडेंट हैं तो आप ये तीनों कदम आसानी से उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। तो आपको सीधी भाषा में आप जानिए कि समजात अंग का मतलब होता है कि जो रूप में, जो संरचना में एक समान होता है परंतु कार्य के क्षेत्र में उसका अलग अलग योगदान होता है। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा रचना में समान होते हैं पर कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण में जो पंछी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद मतलब कि आगे का पैर होता है, दोनों की संरचना समान होती है परंतु दोनों का जो कार्य है वो अलग अलग है। जैसे पंछी के पंख उड़ने में काम आता है तो घोड़े का अग्रपाद दौड़ने का काम आता है। मनुष्य की बाजू मतलब कि जो हाथ है तथा गाय का अग्रपाद, दोनों की संरचना समान है परंतु दोनों का कार्य अलग अलग होता है। उसी तरह मेढक के अग्रपाद तथा पंछी के पंख, ये सभी तीनों उदाहरण हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 13 पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जकों को इंग्लिश में डिकम्पोजर बोलते हैं। जैसे कि कोई सामान सड़ गल गया तो वो सड़ता गलता कैसे है, ये अपमार्जक के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। तो उसका उत्तर ये होगा कि परितंत्र में अपमार्जक जैव अवशेषों का निपाटन करता है या मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं तथा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका उत्तर ये होगा कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रयागात्मक समूह होते हैं उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है और प्रत्येक में बस कितने का अंतर है, यहाँ और यहाँ में CH2 का अंतर है, यहाँ और यहाँ में CH2 का अंतर है। तो उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी।
अब हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो 15 से 19 तक है और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 100 शब्दों में। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम को पहले परिभाषित करें और श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो व्यंजक होता है उसको बनाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको श्रेणी क्रम का परिभाषा लिखना होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया है कि श्रेणी क्रम का परिभाषा जो होता है प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोधों से समान धारा प्रभावित होती है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये पिक्चर आपको अच्छे से बना लेना है। जैसे यहाँ पे ये बैटरी का सिंबल है, ये प्रतिरोध 1 है, प्रतिरोध 2 है, प्रतिरोध 3 है और यहाँ पे जो है इस विद्युत परिपथ से धारा I प्रभावित हो रही है और यहाँ पे जो है ये कुंजी है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए बताते हैं इसको। सबसे पहले आप एक भाषा में लिख लीजिए कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े हैं जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से धारा I प्रभावित हो रही है और प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर क्या है V1, V2, V3 है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि R1 प्रतिरोध में विभवांतर V1, R2 प्रतिरोध में विभवांतर V2 और R3 प्रतिरोध में विभवांतर V3। ठीक है, अब इसको पहले भाषा के रूप में लिख लेते हैं कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से धारा I प्रभावित हो रही है तथा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 है। अब चलते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से आपको पता ही होगा कि V बराबर विभवांतर बराबर विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध, मतलब V बराबर IR। तो अगर हम यहाँ पे क्या है V1, V2, V3 तीनों अलग अलग है, इसलिए V1 बराबर क्या हो जाएगा IR1। I1 क्यों नहीं लिखें, क्योंकि I क्या है तीनों प्रतिरोध से समान प्रभावित होती है। V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। इसको समीकरण 1, 2, 3, 4 कर दिए। अब जो है कुल विभवांतर जो होने वाला है, जो बैटरी से कुल विभवांतर निकल रहा है वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लेंगे। उसके बाद समीकरण 1 और 2 और 3 से आप देखेंगे कि V1 के बदले आप यहाँ पे IR1 लिखेंगे, V2 के बदले IR2 लिखेंगे और V3 के बदले IR3। और हमको पता ही कि V बराबर IR जो आप यहाँ देख चुके हैं पहले। चलिए बताएं आगे। अब कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लेना है इसमें से I कॉमन लेने के बाद ये I कैंसिल हो गया तो बच गया क्या R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से ये विद्युत चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि दिए गए विद्युत परिपथ में यह फिगर देख के आपको समझना पड़ेगा कि ये समांतर क्रम की संयोजन है या ये पार्श्व क्रम की है। इसमें क्या लिखा गया इसको पढ़ते हैं कि प्रतिरोध R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजन किया जाता है। पहला प्रश्न, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालें। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। प्रश्न नंबर C, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सिंपल सा बात है, आपको R1 की ओर जहाँ पे बोला है कि इसका कुल प्रतिरोध प्राप्त करें और इस सवाल में आपको R1 दे दिया गया है जो आपको 5 ओम दिया गया है, R2 10 ओम दे दिया गया है, R3 30 ओम दिया गया है और वोल्टेज आपका 12 वोल्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में वोल्टेज जो होता है वो हमेशा समान होता है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से 1/R इज इक्वल टू R1 का वैल्यू 5 है तो 1/5, R2 का वैल्यू 10 है तो 1/10, R3 का वैल्यू 30 है तो 1/30। यहाँ पे रखने पर एलसीएम लेने पर आपका एलसीएम 30 आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने पे 10/30। ये आपका मान जो आया है
ये 1/r का है, लेकिन हमको मान किसका चाहिए, r का। तो इसको पलट देने पे क्या हो जाएगा, या कोना कोनी गुना करने पे आपका जो कुल प्रतिरोध हो गया वो 3 ओम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि इसमें कुल धारा कितनी प्रभावित हो रही है। तो कुल धारा निकालने के लिए आपको पता है I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर क्या होता है, V/R। और V जो है वो कुल विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट है। और कुल प्रतिरोध कितना निकला अभी यहाँ पे, 3 ओम। तो उसको यहाँ रख देंगे, तो इसको घटाएंगे, कितना जाएगा, 4 ओम आपका कुल विद्युत धारा प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में बोला है कि प्रत्येक प्रतिरोध से कितना विद्युत धारा प्रभावित, मतलब R1 से कितना धारा प्रभावित हो रही है, R2 से कितना प्रभावित होती है, R3 से कितना धारा प्रभावित होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, I1 निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक का विभवांतर क्या होने वाला है, समान होने वाला है। तो I1 बराबर क्या होगा, V/R1। फॉर्मूला वही लगेगा, I बराबर V/R, लेकिन यहाँ पे I1 निकाल रहे हैं तो V क्या रहेगा, सभी प्रतिरोध में समान होता है। तो V/R1 12/5 2.4, I2 V/R2 12/10 1.2। ये फॉर्मूला होता है, ये ओम के नियम से प्राप्त किया गया है। I3 क्या होता है, तो V/R। तो I3 निकाल रहे हैं तो V तो समान रहेगा, तो R3 तो अलग है। तो 12/30 0.14। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले पता है कि जब भी आपको यहाँ पे अंतर स्पष्ट करने का बोला जाएगा तो आपको बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, एक साइड धातु और एक साइड अधातु। धातु में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड कब बनते हैं, जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है। तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। और धातु क्या होता है, और धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी, सेकंड पार्ट लिखेंगे। धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और धातु कैसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ग्रहण करने का मतलब ये लेता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, तब इसके ऊपर क्या आ गया, धन आयन आ गया। और क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद इस पर ऋण आयन आ गया। आगे, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, और धातुएं जो होती है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। चौथा पॉइंट, ये जल विलयन में धन आयन बनाती है। कौन, धातु। और धातु क्या होता है, ये जल विलयन में ऋण आयन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। देखिए, पोषी स्तर मतलब ये हो गया कि आहार श्रृंखला में क्या होता है, उत्पादक का मतलब पेड़ पौधा जो खुद से खाना बनाता है। उपभोक्ता मतलब हम लोग हो गए, या जो भी पेड़ पौधे पे निर्भर रहता है। तो वही है कि आहार श्रेणी में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीवमंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं। इसका उत्तर ये हो गया। उसके बाद एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आप दे सकते हैं कि पादप को कौन खाता है, कीट को कौन खाता है, मेढक को कौन खाता है, सर्प को कौन खाता है, चील। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया। उसके बाद कि इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो पोषी स्तर कैसे, वो देखिए, सिंपल सा बात है। ऊपर दिए गए खाद्य श्रृंखला में 5 कड़ियाँ हैं, जैसा कि पादप, कीट, मेढक, सर्प, चील। उनमें से पादप प्रथम पोषी स्तर है, ठीक है, और जिसे स्वपोषी कहते हैं। जो खुद से खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में कीट है जो पादप को खा जाता है, और तृतीय स्तर में क्या है, मेढक है जो कीट को खा जाता है, और चतुर्थ पोषी स्तर में कौन है, सर्प है जो मेढक को खाता है, और 5वां स्तर जो है में चील आता है जो सर्प को खा जाता है। ये आपका हो गया पोषी स्तर।
क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें दिया गया है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो प्रभावी लक्षण का सिंपल सा डेफिनेशन आपको देना है एक लाइन में कि माता पिता के वो वंशानुगत लक्षण जो संतानों में दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया है कि मेंडल के द्वारा प्रयोग कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है, समझाइए। ठीक है, तो इसको कैसे जानेंगे। मेंडल ने, आपको पता ही होगा कि मटर के पौधे का प्रयोग किया, तो उसको लिखना कैसे है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उससे पहले संतति पीढ़ी F1 में जो है सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ था कि दोनों लक्षण में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाई दिया। उसने पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण से उगाया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 पौधे बौने थे। इस प्रकार मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पदार्थ के लक्षण को अप्रभावी कहा। यह मेंडल का नियम है।